अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को टाइम टेबल तो मिल ही गया होगा। तो यस सर। कितने गैप हैं जी केमिस्ट्री पेपर में? सर 4 दिन है। अच्छा, चलो शुक्र है कि तो तैयारी तो इंशाल्लाह आप लोग की अच्छी हो जाएगी। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं और जो है अभी थोड़ा देर में मैं आपको चैट के अंदर एक लिंक सेंड करूंगा, तो आप वो लिंक क्लिक कीजिएगा तो आपकी जो है वो अटेंडेंस मार्क हो जाएगी इंशाल्लाह। 10-15 मिनट में मैं आपको सेंड करता हूँ। चैप्टर 10 स्टार्ट करते हैं और इसके चैप्टर नंबर 10 के आप ये बताइए, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को सही से? जी सर। ठीक, सर। जी आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब देखें चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं हम। और चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो बातें हैं शुरू के अंदर, वो तो आसान आसान बातें हैं, वो आप लोगों ने खुद ने करनी है। उसको हम बस एक गो थ्रू कर लेंगे। तो शुरू की जो बातें हैं चैप्टर नंबर 10 की, ये आप लोगों ने खुद ने समझनी है। जिसके अंदर फेज क्या जाता है और सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद जो है कि सॉल्यूशन की टाइप्स कितनी होती हैं, गैस इन गैस। ये आप लोग एग्जैक्टली जो 9th में पढ़ के आ रहे हैं एग्जैक्टली वही है। गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड और सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, तो ये इस तरह। इसके अलावा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वाटर हीटिंग या वाटर रिपेलिंग। ये कौन से मॉलिक्यूल होंगे? ऐसे मॉलिक्यूल होंगे, सॉरी, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है कि वाटर लविंग। और वाटर लविंग कौन से मॉलिक्यूल होंगे? जो खुद पोलर हो, इसलिए कि वाटर भी अच्छा खासा पोलर होता है। और इन शॉर्ट जिन जिन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी वो वाटर हाइड्रोफिलिक होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ होती है? हर उस जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है जहाँ पे हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड अटैच है डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, या फ्लोरीन के साथ, या फिर क्लोरीन के साथ। तो जहाँ जहाँ OH, NH, FH या CLH या HCl बॉन्ड्स होंगे, वहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगी और वो सारे के सारे हाइड्रोफिलिक हो जाएंगे, वाटर लविंग हो जाएंगे। वजह क्या है? इसलिए कि वाटर के दरमियान और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिए इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। एसिटिक एसिड तो विनेगर है और इथाइल अल्कोहल तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है? वाटर हीटिंग। जैसे उन्होंने बताया कि जो पत्ता है, अगर पत्ते के ऊपर एक पानी का ड्रॉप डले तो उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि उसमें से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है, उसी के ऊपर फ्लोट होता रहता है। ठीक है ना, या उसी के ऊपर टिका रहता है, डिजोल्व नहीं होता, उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए कि उसकी जो कवरिंग है ना वो हाइड्रोफोबिक है, वाटर हीटिंग है। ठीक है, वरना तो क्या होता, पता चला आपने सब्जियां लाए, आपने सब्जियां धोई, लो गई, ये सब्जियां सारी डिजोल्व होकर गटर में चली गई। ऐसा नहीं है, वाटर नेचर ने इनको हाइड्रोफोबिक बनाया है कि आप इनको वाटर से धो सकते हैं और वाटर के अंदर ही डिजोल्व नहीं होती। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक चीजें ऐसी होती हैं कि जिनका जो वाटर पोलर है, तो जो जो चीजें नॉन पोलर होंगी वो क्या हो जाएंगी? हाइड्रोफोबिक हो जाएंगी। जैसे फैट्स, ऑयल्स हैं, मॉलिक्यूल, ये जो चीजें हैं हाइड्रोफोबिक होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जो मेरीन बर्ड्स होते हैं, दे फिश एंड दे डाइव डीप, बहुत डीप तक डाइव कर रहे होते हैं। और वजह क्या होती है कि उनके जो फेदर्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। जरा सा डाइव मार के दे फ्लैप देयर विंग, फिर क्या, दे फ्लाई अगेन। सारा पानी जो है वो इनके तरह से फ्लैप करने में झड़ जाता है।
ठीक है, तो रोशनी के उनके जो फेदर्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हाइड्रोफोबिक कौन सी होंगी कि जो नॉन पोलर हो, और रोशनी के वाटर क्या होता है, पोलर होता है। इसके अलावा तीन तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि जिनमें जो कम्प्लीटली मिक्सेबल होते हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के अंदर 100% मिक्स हो जाते हैं, और एक होते हैं कम्प्लीटली इमिक्सेबल, जो मिक्स होते ही नहीं है, लेयर्स बना लेते हैं। और एक होते हैं पार्शली मिक्सेबल, जो कुछ किसी हद तक डिजोल्व होते हैं और किसी हद तक डिजोल्व नहीं होते। ठीक है, कंप्लीटली मिक्सेबल तो वो होंगे कि जिनमें दोनों कंपोनेंट्स जो आप मिक्स करने जा रहे हैं, दोनों की नेचर एक दूसरे से मिलती जुलती है, मैच करती है। ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक फिनोमिनन है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक। So if their chemical composition matches with each other, if both are polar या if both are non-polar, they can dissolve into each other. ठीक है, अब देखें जैसे कि वाटर के अंदर अल्कोहल और बेंजीन जो है ना, ये वाटर के अंदर क्या होगा कि अल्कोहल डिसॉल्व हो जाएगा, इसलिए कि वाटर भी पोलर है और अल्कोहल भी अच्छा खासा पोलर है। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन बोथ आर nearly non-polar, both are hydrocarbon, both their nature matches with each other, so they can be dissolved into each other। ठीक है, ये completely miscible होते हैं। completely miscible के अंदर सिमिलर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर और इथेनॉल में लंडन डिस्पर्जन फोर्स होती है नॉन पोलर, यानी बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन के अंदर। पार्शियली मिसिबल क्या होते हैं कि लिक्विड्स दैट आर सॉल्युबल टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट आर कॉल्ड पार्शियली मिसिबल। एग्जांपल ब्रोमीन वाटर, फिनोल वाटर, एनिलीन वाटर वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखिए फिनोल वाटर सिस्टम को हमने देखना है, तो जरा इसको मैं लार्ज कर दूं अपना। देखिए फिनोल वाटर सिस्टम में होता क्या है, फिनोल वाटर सिस्टम में होता ये है कि आप लोगों को फिनोल देखे ऐसा होता है, और उसमें ऊपर लगा हुआ होता है OH। अब ये जो ऊपर इसका हेड है, ये जो इसका हेड है ना, बस ये वाटर से अट्रैक्ट हो रहा होता है, इसलिए कि ये OH की वजह से इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये पोलर पार्ट है। और इसकी टेल या इसकी सारी बॉडी की जो है वो नॉन पोलर है, तो इसका सिर्फ एक पार्ट डिसॉल्व हो जाएगा, दूसरा पार्ट हैंग रहेगा वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा, इसलिए ये कहलाते हैं पार्शियली मिसिबल्स। ठीक है, अब ये जब इसको हम डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये नजर आ रहा है आपको मॉलिक्यूल? अच्छा, अब जब इसको डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, जरा देखते हैं। तो व्हेन दे आर शेकन टुगेदर, वाटर और फिनॉल को लेके जब आप शेक करते हैं ना, तो उनके बाद दो लेयर्स बन जाती हैं। एक लेयर जो नीचे वाली होती है उसमें 70% फिनॉल और 30% वाटर होता है, और जो ऊपर वाली लेयर बन जाती है उसमें होती है 5% फिनॉल और 95% वाटर होता है। ये दोनों क्या कहलाती हैं, कॉन्जुगेट लेयर्स कहलाती हैं। कॉन्जुगेट कहते हैं साथी को, तो ये कॉन्जुगेट लेयर्स होती हैं। फिनोल चूंकि हैवी होता है ना, तो लोअर लेयर के अंदर जिसमें 70% फिनोल है ना, तो वो नीचे बैठ जाती है, और जो 5% फिनोल है वो लेयर लाइटर होती है, तो वो ऊपर फ्लोट कर रही होती है। ठीक है, हाँ बस ये सिचुएशन आ रही होती है। अब इसके बाद होता क्या है, इसके बाद होता ये है कि ये कॉन्जुगेट लेयर्स कहला रही होती हैं।
अब जब हम इनको हीट करते हैं 65.9 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, फिर क्या होता है? फिर जनाब होता ये है कि ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं, और मर्ज होने के बाद जो नया सॉल्यूशन बनता है वो 34% फिनोल का होता है और 66% वाटर जो है इसका एक सॉल्यूशन बन जाता है। ये जो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये दो कॉन्जुगेट लेयर मिक्स हो गई, ये टेम्परेचर जिसके ऊपर ये दोनों कॉन्जुगेट लेयर्स आपस में मिक्स हो गई, ये कहलाता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर या अपर कॉन्सुलेट टेम्परेचर। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा आपको दो, मेरे ख्याल से आपकी बुक के अंदर दो, एक एनिलीन वाटर सिस्टम भी दिया हुआ है, कोई और निकोटीन का भी शायद कोई एक और सिस्टम दिया हुआ है, तो उसके अंदर भी आपको याद करना पड़ेगा कि उनका क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या है, लेकिन डिटेल इस एक की थी जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो क्या हमने डिस्कस किया कि जब पार्शियली मिक्सेबल लिक्विड्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर शेक करते हैं तो दो दो कॉन्जुगेट लेयर्स बनती हैं, और वो दोनों कॉन्जुगेट लेयर्स को अगर आप हीट करना शुरू कर दें तो क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर पर जाकर वो दोनों मिक्स होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते हैं, एक सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ें इमिसिबल है वो तो ऐसी होंगी कि जिनकी नेचर एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती, जैसे वाटर और ऑयल कि ये जो है वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं करते, बेंजीन और कार्बन, वाटर बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन है। अच्छा, डिसोल्यूशन प्रोसेस, कोई चीज़ कैसे डिसॉल्व होती है उसके अंदर जो है ना, ये कोई कुछ स्टेप्स हैं और इनको देखते हैं। पहला तो पार्टिकल साइज जो है ना फाइन होना चाहिए, बारीक बारीक चीजें होती हैं तो आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है। जैसे शुगर है, अगर आप उसको ग्राइंड कर लेंगे तो और ज्यादा तेजी से डिसॉल्व हो जाएगी। तो पार्टिकल साइज समान होना चाहिए डिसोल्यूशन के लिए। टेम्परेचर, बात चीजें ऐसी होती हैं कि लो टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं हो रही होती, हाई टेम्परेचर के ऊपर वो डिसॉल्व हो रही होती है। जैसे आप देखें ना, आजकल सर्दियां हैं, आप अगर शहद आग पानी में डिसॉल्व करेंगे ना तो वो नहीं होगा इतनी आसानी से डिसॉल्व। हाँ, वो गर्मी में खुद बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर पे बाल औकात जो है ना हमारे पास हाई टेम्परेचर पर डिसोल्यूशन आसान हो जाता है, और लो टेम्परेचर पर थोड़ा मुश्किल होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखिए, अगर लोअर कंसंट्रेशन है ना तो उसके अंदर आसानी से सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर ऑलरेडी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बहुत हाई है और आप चाहते हैं कि उसमें मजीद और सॉल्यूट ऐड हो जाए, तो फिर ये क्या होता है, ये मुश्किल होता है। ठीक है। जी जी। अच्छा, ये देखिएगा, ये प्रेजेंटेशन में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, और जो आपको जो है ना वो मैंने लिंक सेंड कर दिया है, आप लोग इसको लिंक को क्लिक करके अपनी जो है ना अटेंडेंस मार्क कर लें। अच्छा, अब देखें इसके बाद जो है, हत्ता कि देखें अगर आप हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर आप डालेंगे ना सॉल्यूट तो मुश्किल से डिजॉल्व होगा, और बिल्कुल अगर आपने सॉल्यूशन सैचुरेटेड बना लिए तो आप बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होगा। अब इसके बाद देखें, ये स्टीयरिंग करना जो है ना, इससे भी हेल्प होती है। जितना आप स्टीयर करते रहते हैं तो तेजी से डिसोल्यूशन हो जाती है। सॉल्वेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड कैसे डिसॉल्व होगा, इसको हमने जरा डिटेल के अंदर देखना है। मिसाल के तौर पर आपने सोडियम क्लोराइड जो है ना पानी के अंदर डाला है, और ये उस वक्त की मैंने पिक्चर ले ली है कि जिस वक्त सोडियम क्लोराइड का एक जर्रा जो है या एक फॉर्मूला यूनिट नीचे जा रहा था, उसकी पिक्चर है। अब जैसे ही ये पानी में जाएगा तो पानी क्या करेगा, पानी चाहेगा, पानी के अंदर हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव होती है और ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव होती है। तो क्लोराइड को हर तरफ से हाइड्रोजन सराउंड कर लेगा, इसलिए कि हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव और क्लोराइड पार्शली नेगेटिव है। तो ये वाटर इस तरीके से क्लोराइड को सराउंड कर लेगा। और सोडियम को कौन सराउंड करेगा, सोडियम को ऑक्सीजन सराउंड करेगा, इसलिए कि ऑक्सीजन पार्शली नेगेटिव होती है वाटर की और सोडियम पॉजिटिव होता है। तो सोडियम को ऑक्सीजन सराउंड कर लेगा चारों तरफ से। अब ये क्या चाहेंगे, ये चाहते ये हैं कि सोडियम क्लोराइड को छोड़ दे और हमारे साथ आ जाए। ऑक्सीजन ये चाहती है कि सोडियम क्लोराइड को छोड़ दे, मेरे साथ आ जाए, मुझ में क्या कमी है ऐसी। और क्लोराइड के लिए हाइड्रोजन ये चाहती है कि क्लोराइड मेरे साथ आ जाए, बहुत हो गई सोडियम के साथ।
तो यहाँ बॉन्ड तोड़ना होता है, इसको कहते हैं ब्रेकिंग द लैटिस, क्रिस्टल लैटिस को तोड़ना है, बॉन्ड को इनके आपस को तोड़ना। और किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, और एनर्जी देनी पड़ती है। और जो किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जिस काम के लिए एनर्जी देना पड़े वो कहलाती है एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसके लिए हमको हीट एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, तो ये बन जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। बाज़ औक़ात हमको हीट एनर्जी नहीं भी देनी पड़ती, ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड को हम डिजोल्व कर रहे होते हैं तो कोई हीट एनर्जी दे थोड़ी रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उस वक्त ये हीट एनर्जी ये वाटर के मॉलिक्यूल खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से। आप ना भी दें, सराउंडिंग से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और डिसॉल्व इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, सोडियम और क्लोराइड के बॉन्ड को, ठीक है। एंडोथर्मिक के अंदर जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो एक एग्जांपल लिया मैंने कि से +50 की एनर्जी इनको एब्जॉर्ब हो गई इनको तोड़ने के लिए। तो पहला काम क्या होता है, इनको सोडियम और क्लोराइड के पार्टिकल्स को तोड़ना है, ब्रेकिंग द लैटिस, और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब जब वंस दे आर सेपरेटेड, जब ये वाटर इसमें कामयाब हो जाता है ना, तो फिर वाटर का अगला काम क्या होता है कि वाटर हैज टू सराउंड एंड डू नॉट लेट देम कंबाइन एवर एंड एवर, ठीक है। तो वो वाटर ही चाहता है कि अभी सारी जिंदगी ये आइन कभी ना मिल पाए, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वाटर सराउंड्स ईच आइन, ठीक है। सो वही हो रहा है कि क्लोराइड को कौन सराउंड कर रहा है, हाइड्रोजन, इसलिए कि क्लोराइड नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है। और सोडियम को कौन सराउंड कर रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब क्या हो गया, वाटर हैज एनवेलप्ड, सॉल्वेंट हैज एनवेलप्ड द आइंस फ्रॉम ऑल द साइड सो दैट दे मे नॉट बी एबल टू मीट अगेन। अब ये जो स्टेप है देखेंगे, ये बड़ा एक नया माहौल है, माहौल बिल्कुल रंगीन है और नया साथ है। दे लाइक ईच अदर, ये बिल्कुल पहले तो सारी जिंदगी खामोशी के साथ सोडियम ने क्लोराइड के साथ एक ही जगह पे बैठे 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 गुजार दी। अब तो ये माहौल ही चेंज हो गया है, या तो वाटर के साथ है, वाटर तो इसको लेके खूब घूमेगा फिरेगा, इधर से उधर उधर से इधर दुनिया की सैर कराएगा। अब ये माहौल दे लाइक इट, अब ये नया माहौल है ना, इसको ये देखें, अब ये दे आर लाइकिंग इट एंड दे आर रिलीजिंग एनर्जी। केमिस्ट्री के अंदर ये रूल है कि जहाँ अट्रैक्शन होती है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अब ये नए माहौल की वजह से दे आर लाइकिंग ईच अदर, दे आर हैप्पी, दे आर रिलीजिंग एनर्जी। और व्हाट यू हियर इज द साउंड इन देयर हैप्पीनेस, देयर जॉयज, ठीक है। अब देखें कि जब ये एनर्जी रिलीज करते हैं तो ये सिस्टम, ये प्रोसेस क्या बन जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, और मिसाल के तौर पर ये हीट एनर्जी रिलीज हो गई -100। अब अगर आप देखें कि पहला प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत होती है ताकि बॉन्ड टूटे, और सेकंड प्रोसेस के अंदर सॉल्वेशन के अंदर, ये जो सॉल्वेशन है इसको हाइड्रेशन कहते हैं अगर सॉल्वेंट वाटर हो, ठीक है। अगर सॉल्वेंट वाटर हो तो इस वाले प्रोसेस को हाइड्रेशन भी कहते हैं। तो पहले स्टेप में +50 की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी सो दैट द बॉन्ड में बी ब्रोकन, और इस स्टेप के अंदर -100 की एनर्जी रिलीज हो रही है। तो अब देखें कि हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये होती है कि लैटिस एनर्जी के अंदर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और सॉल्वेशन एनर्जी के अंदर जितनी एनर्जी रिलीज हुई उनको माइनस कर दें, ठीक है। अच्छा, ये सॉल्वेशन एनर्जी नेगेटिव होती है, इसलिए इसको ऐसा नहीं कीजिएगा कि नेगेटिव नेगेटिव बना प्लस हो जाएगा। आपने सॉल्वेशन एनर्जी की सिर्फ एनर्जी की वैल्यू पुट करनी है ताकि वो यहाँ से माइनस होके फिर आपके पास आंसर आए। अब इसके बाद देखें कि पहला प्रोसेस होता है ब्रेकिंग द लैटिस। पहला प्रोसेस है ब्रेकिंग लैटिस और दूसरा प्रोसेस है सॉल्वेशन। इनको अब देखें कि अगर पहले प्रोसेस में +50 की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई और दूसरे प्रोसेस के अंदर -50 की एनर्जी रिलीज हुई, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और ये सॉल्यूशन में एंडोथर्मिक होगा ना एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर पहले प्रोसेस के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है 50 की और दूसरे के अंदर -100 की एनर्जी रिलीज हुई, तो अब ओवरऑल हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए कि हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। और अगर
50 की एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, लेकिन एनर्जी जो रिलीज हुई वो 30 की हुई है। तो अब ओवरऑल ये सिस्टम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हीट ऑफ सोल्यूशन हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक सोल्यूशन। ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि हीट ऑफ सोल्यूशन अगर पॉजिटिव है तो वो एंडोथर्मिक सोल्यूशन होगा, और एंडोथर्मिक सोल्यूशन में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं कि इन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन प्रोसीड्स द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो क्या होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इसकी इंक्रीज करेगी और हमें एक राइजिंग कर्व मिलेगा सॉल्युबिलिटी का। और अगर आपकी हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव है, इसका मतलब ये होगा उसका सारी चीजें अपोजिट हो गई, ऊपर वाला सेंटेंस समझ लें तो बाकी सारी चीजें नेगेटिव है। तो वो क्या होगा कि जी कोई क्वेश्चन है आपको? यस सर। जी बताएं। सर अगर हीट ऑफ सॉल्यूशन 0 आएगी तो उस केस में रिएक्शन तो होगा ना? देखिए यहाँ पे रिएक्शन कोई नहीं हो रहा, बिकॉज रिएक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉस और गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें यहाँ लॉस गेन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये वाटर जो है ना, वाटर सोडियम को सराउंड तो कर रहा है, लेकिन वाटर सोडियम के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है, इसको घेर के रखते हैं, ट्रू बॉन्डिंग नहीं है ये। ओके। ट्रू बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए तो जहाँ देखे जहाँ ट्रू बॉन्डिंग होती है ना, वहां पे प्रॉपर्टीज चेंज ऑल टुगेदर। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टीज जो है ना ऑल टुगेदर चेंज नहीं होती हैं। आप अगर वाटर का सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लें, इट वुड टेस्ट लाइक सॉल्ट एंड इट विल हैव द अपीयरेंस लाइक वाटर। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है ना, चूंकि दोनों एक दूसरे की शो कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन नहीं हुआ, सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, ओके सर। जैसे यस। देखिए अंडे से चूजे का बन जाना ये एक रिएक्शन है। इसलिए कि अब आप चाहें कि चूजे से फिर अंडा वापस मिल जाए, फिर नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए फिर आप इंतजार करें वो बहुत बड़ा हो जाए, फिर कभी जाके देगा, और वो वाला अंडा थोड़ी देगा जिससे वो आया था। तो ये केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं ऑल टुगेदर, जिनको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ना हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन इनके रिएक्शन से वाटर मिल गया। अब आप वाटर से चाहें कि दोबारा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल जाए, तो बस उसके लिए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। ये रिवर्स नहीं होगा। तो केमिकल रिएक्शन नहीं रिवर्स होता, लेकिन जो ये फिजिकल प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाते हैं। अच्छा, बहरहाल देखें, इसके बाद हम ये देख रहे थे कि एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन एंडोथर्मिक सॉल्यूशन का ऑपोजिट होगा। यानी अगर हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है तो वो एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होगा, और क्या होगा, सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और हमें कोई फॉलिंग सॉल्युबिलिटी कर्व मिलेगा। इसके अलावा देखें, मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे शुगर डिजोल्व होती है, शुगर तो कोई आयनिक कंपाउंड नहीं है। अब शुगर डिजोल्व होने के अंदर भी यही काम चाहिए कि जो सॉल्वेंट है ना, पहले शुगर का क्रिस्टल को तोड़ेगा। और कौन सा सॉल्वेंट तोड़ेगा, ऐसा सॉल्वेंट तोड़ सकता है जो शुगर जैसे पोलर है, तो वो पोलर सॉल्वेंट उसका क्रिस्टल तोड़ सकता है जैसे वाटर है। ठीक है, तो पहले सॉल्वेंट क्या करेगा, उसके क्रिस्टल को ब्रेक करेगा, और उसके बाद जब शुगर के पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, तो फिर सॉल्वेंट उनको एनवेलप कर लेगा, सराउंड कर लेगा, ताकि दोबारा ना मिल पाए। अब इसके अंदर जो पोलर सॉलिड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, जैसे शुगर वाटर में डिसॉल्व होगी। लेकिन जो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे जो नॉन पोलर, जैसे वैक्स है, वैक्स बड़ा अच्छा नॉन पोलर है, तो वैक्स जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, वो नॉन पोलर के अंदर ही डिसॉल्व होगी। अच्छा, जो पोलर मॉलिक्यूल है उनके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती हैं, और नॉन पोलर के अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है। ये इतना दिखाया जैसे शुगर का मॉलिक्यूल होगा ना, तो इस तरीके से वाटर से अट्रैक्ट हो रहा होगा। अच्छा, heat of solution depend upon the heat of solvation, heat of hydration, lattice energy। यहाँ पे एक डबल आ गया, heat of solution depends upon heat of solution नहीं है, heat of solution depends upon heat of hydration and lattice energy।
अच्छा, इसके अलावा देखें इसके हॉट पैक्स और कोल्ड पैक्स में बेसिकली होता क्या है, जैसे कि एक आप हॉट पैक्स के अंदर क्या होगा, हॉट पैक्स के अंदर बहुत सारा सॉल्यूट ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं या कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं और ऐसा लेते हैं कि जो जिसकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जो है ना नेगेटिव हो, ठीक है, और हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होनी चाहिए, वो ले लेते हैं। तो ये मैं आपको ना बना के दिखा देता हूँ हॉट पैक्स और कोल्ड पैक्स वगैरह किस तरीके से होते हैं। देखिए, इस तरह का कोई बैग बना लेते हैं और यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूट ले लेते हैं और यहाँ पे या इसके अंदर यही समझ लें कि सब पूरे के अंदर यहाँ पे वाटर वगैरह या सॉल्वेंट वगैरह डाल देते हैं। लो जी, चलिए जी, इसका तो हो गया काम, इसको बाद में देखेंगे। तो जो है, तो इसको मैं आपको ज़बानी बता देता हूँ। तो हम एक ऐसा बैग बना लेते हैं कि जिसके अंदर जो है ना एक ऐसा बैग ले लेते हैं कि जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट डाल देते हैं ऐसा कि जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव हो, ठीक है। और जब उसको हम शेक करते हैं तो क्या होता है कि सॉल्यूशन बन जाता है और वो पूरा का पूरा बैग क्या हो जाता है, वो हो जाता है, हॉट हो जाता है। फिर उसके अंदर जो भी चीज़ आपने गर्म करनी है वो डाल दीजिए और उसका जो भी जिप वगैरह है वो बंद कर दे, तो थोड़ी देर में वो चीज़ भी गर्म हो जाएगी। फिर आप अपनी चीज़ जो है वो निकाल दें तो वो गर्म हो चुकी होगी। कोल्ड पैक के अंदर क्या करेंगे, कोल्ड पैक के अंदर एक हम ऐसा इसकी जो इनर बॉडी होगी उसके अंदर एक ऐसा सॉल्यूशन रख देंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट रख देंगे कि जो जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर जब आप उनको शेक करेंगे तो वो एंडोथर्मिक सॉल्यूशन बनाने की वजह से कूल हो जाएंगे और जब वो कूल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो वो पूरा बैग कोल्ड हो जाएगा, उसके अंदर आप जो भी चीज़ रखेंगे थोड़ी देर के अंदर वो भी कोल्ड हो जाएगी। ये होते हैं कोल्ड पैक्स, ठीक है। ये देखिए, शायद मैंने आपको याद है इसकी एक एग्जांपल भी दी थी कि जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव होती है कि वो क्या होते हैं, वो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं कि जब बनते हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप ना गीला हाथ सर्फ की थैली में डालेंगे ना तो आपको एकदम गर्मी महसूस होगी। क्यों? इसलिए कि वो क्या बनाता है, एक एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन बनाता है आपके गीले हाथों के साथ। तो जो भी एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन होते हैं वो जब बनते हैं ना तो वो हीट अप हो जाते हैं। आप अपने हाथ को अगर सीमेंट की बोरी में भी डाल देंगे तो भी यू विल फील इट हॉट, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे जब आप टीथ ब्रश कर रहे होते हैं, अगर आप उसके बाद माउथ रिंस कर रहे होते हैं तो दांत आपके ठंडे हो जाते हैं, इसलिए कि वो एक एंडोथर्मिक सोल्यूशन है। तो जितने भी एंडोथर्मिक सोल्यूशन होते हैं ना वो जब बनते हैं तो वो कोल्ड हो जाते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे you will experience the heat of solution of ammonium chloride, it is positive, and when you will make the solution of ammonium chloride you will feel that test tube is very cold, ठीक है। तो you can experience it yourself। तो ये इस तरह के हम इनकी डेली लाइफ के अंदर ये चीजें हम यूज कर रहे होते हैं। एनीबडी, एनी क्वेश्चन? यहाँ तक जो पढ़ा है हमने, में किसी को कोई सवाल करना है? You can turn on your mic। आप लोग आज बहुत कम हैं, आप लोगों का मैं जरा रेस्पॉन्स चेक करूं, आप लोग 16 हैं और यहाँ पे आप लोगों के 13 के रेस्पॉन्स आए। आप लोगों में से अभी भी कोई ऐसे 3 हैं जिन्होंने अटेंडेंस मार्क नहीं की, तो बराए मेहरबानी अपने अटेंडेंस मार्क कर दें। और जिन्होंने नहीं मार्क की सिर्फ वो, सारे नहीं, और किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो वो कर दें। सर जी
सर जो आपने अभी पॉइंट बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस रिएक्ट करने के बाद कूल हो जाते हैं, वो पॉइंट एक दफा दोबारा बता दें। हाँ, एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है ना वो कूलिंग प्रोसेस होते हैं, इसलिए उनके अंदर क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, और वो जो हीट एब्जॉर्ब होके अंदर जब सिस्टम के अंदर आती है ना, तो वो इस सिस्टम के अंदर आने के बाद हीट की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बाहर से हीट एनर्जी अंदर तो आई, लेकिन वो अंदर आने के बाद हीट की फॉर्म में अपीयर नहीं हुई, कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। अच्छा, अब जब हीट एनर्जी बाहर से अंदर आ गई तो सराउंडिंग कूल हो जाती है, जहां से वो हीट एनर्जी आई है। जब वो सराउंडिंग कूल हो जाती है तो थोड़ी देर बाद सिस्टम भी कूल हो जाता है। ओके सर। तो एंडोथर्मिक के अंदर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फिर वो किसी और एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और जहाँ सराउंडिंग हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होने से सराउंडिंग कूल होती है, जिसकी वजह से सिस्टम भी थोड़ी देर में कूल हो जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों ने जिसमें अटेंडेंस मार्क की तो प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। और कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि अब हम और आगे चलते हैं। वैसे हमारी मीटिंग में खासे 7 मिनट्स में एंड हो जाएगी, फिर भी हम 2-3 चीज़ें भी देख लेते हैं। देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये आप लोगों ने जानते ही होंगे, वो कुछ मॉलिक्यूल होते हैं कि जिनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होता है डॉट H2O करके, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O होता है। ये उन्होंने आपको लेफ्ट साइड पे दिखाया है ना, ये कॉपर सल्फेट वाइट है, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, जिसका फार्मूला है CSO4, ये वाइट होता है। और इसको अगर आप ये राइट पे आपको नजर आ रहा है, वो है कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का है, ये बेसिकली कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ठीक है, तो ये हाइड्रेटेड होते हैं मॉलिक्यूल्स, इनके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अटैच होता है। अगर आप इनको हीट कर दें तो फिर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव भी हो जाता है, वीक अटैचमेंट होती है ये। अच्छा, अब देखेंगे हमारा ये ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा हम देखते हैं कि बुक के अंदर क्या हुआ हुआ है। देखिए, सॉलिबिलिटी को आपने ब्रीफली याद करना है। इन्होंने जो इतना लेंदी आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इतने लेंदी रट्टे आप लोगों ने इसके नहीं मारने। ठीक है, अच्छा आप देखें, इसमें हमारे पास ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दी हुई है, आप लोगों ने इसको याद नहीं करना है, देख लें। कोई एक ध्यान में रख लें कि किसकी नेगेटिव होती है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट की पॉजिटिव है, और लिथियम क्लोराइड की नेगेटिव है, और एल्युमिनियम क्लोराइड की नेगेटिव है। वाटर ऑफ हाइड्रेशन हमने किया। वाटर ऑफ हाइड्रेशन का एक ये न्यूमेरिकल है, लेकिन ये न्यूमेरिकल बहुत सादा सा है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके मैंने क्लास में कराया, तो वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। और इतना ज़्यादा जो है आपने बहुत ज़्यादा डिटेल इसकी याद नहीं करनी, इसको पढ़ लीजिएगा, इसके रट्टे पूरे नहीं मारिएगा बराए मेहरबानी। हाँ, कोई बात समझ में ना, पूछ लीजिएगा। अच्छा देखिए, विच सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया और बेंजीन इज मोर लाइकली टू डिसॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग, गिव रीजन। अब ये आप लोगों ने जो है ना अपनी यहाँ पे कॉपी पे लिख लें कि अमोनिया क्या होती है, पोलर होती है, जिसमें नाइट्रोजन पार्शली नेगेटिव और हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिव है। अमोनिया पोलर है, और जो बेंजीन है वो नॉन पोलर है। ये यहीं पे नोट डाउन कर लें। अब AgCl में सिल्वर क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, जिसमें सिल्वर पॉजिटिव होता है, क्लोराइड नेगेटिव होता है। तो ये किस में डिसॉल्व होगा? पोलर यानी अमोनिया में। यही नोट डाउन कर लें।
वैक्स को अगर देखें तो वैक्स क्या है, नॉन पोलर होती है, तो ये बेंजीन में डिसॉल्व होगी। वाटर पोलर है, अमोनियम में डिसॉल्व होगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं, तो ये भी अमोनियम में डिसॉल्व होगा। रीजन क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। अब देखें सॉल्युबिलिटी कर्व आ गया। सॉल्युबिलिटी कर्व में आप ये देखें कि सारे के सारे राइजिंग कर्व हैं, इसका मतलब है कि सारे के सारे एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है, सिवाय सीरियम सल्फेट Ce2SO4 थ्राइस के। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। ये वाला देखें, आपको नजर आ रहा है मेरा कर्सर मूव करता हुआ। तो ये जो सीरियम सल्फेट है, ये सीरियम सल्फेट जो है ये क्या है, बेसिकली एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है, इसलिए कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर ये सॉल्युबिलिटी कर्व आप लोग को याद आ रहा होगा, आप लोगों ने 9th में भी पढ़े थे। और ये है सेल्फ चेक 10.2 हमारा रह गया है, और ये थोड़ा सा, ये कंसंट्रेशन यूनिट्स तो हमने पढ़ लिए थे, तो सेल्फ चेक 10.2 हमारा थोड़ा सा रहता है। अच्छा, अब देखें कि ये जो कंसल्ट द सॉल्युबिलिटी कर्व शोन इन फिगर 10.3 एंड एक्सप्लेन एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सीरियम सल्फेट। ये अभी हमने देखा, ये नेगेटिव है, इसलिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, नोट डाउन कर लें, enthalpy of solution of cerium sulfate is negative because increasing temperature we are getting a falling curve, increasing the temperature is decreasing the solubility। अब उसके बाद KClO3 को देखें। KClO3 का क्या है, KClO3 ये वाला कर्व है, देखें ये KClO3 एक राइजिंग कर्व दे रहा है ना। Now because KClO3 is giving a rising curve, it means the temperature, the solubility is increasing with increase in temperature, hence its enthalpy of solution is positive। तो यहाँ तक हमने आज कर लिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को कोई सवाल है तो जो आप मुझसे कर सकते हैं, इसके आगे इंशाल्लाह कल चलेंगे। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? जी, आप लोगों में से किसी को कोई क्वेश्चन करना है? आप लोगों में से कौन है जी, अब जिसने अभी तक अटेंडेंस मार्क नहीं की, बराए मेहरबानी अटेंडेंस। सर ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी है, इसमें जो इक्वेशन है उसको एक दफा बता दें। कौन सी वाली? सर पेज नंबर 218 पे। ये अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज रिवर्सिबली इनटू डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। यस सर। हाँ, ये उन्होंने बताया कि जब आप जैसे उन्होंने बता देना कि अगर आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया है और उसके अंदर नीचे सॉल्यूट बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी सॉल्युबिलिटी है, हम कहते हैं कि ये एक हमेशा एक रिवर्सिबल फिनोमिनन है। और हर वक्त सॉल्यूट जो है ना, ये मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बावजूद भी यही हो रहा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व हो चुके हैं वो सॉलिड की फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं, और थोड़ी देर के अंदर जो नीचे सॉलिड के फॉर्म में बैठे हुए होते हैं वो डिसॉल्व होकर ऊपर आ जाते हैं। तो ऊपर नीचे इस काम चलता ही रहता है। सॉलिड डिसॉल्व होकर ऊपर आ रहा होता है और ऊपर से आयन कंबाइन होकर नीचे बैठ रहे होते हैं, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर नेवर स्टैटिक। ओके सर। बस ये प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बनने के बाद। और कोई बात?